जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 12 पार्ट। इससे पहले 11 पार्ट में कंप्लीट करवा चुकी हूं। आप भारत जीके विद अंजलि चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला क्वेश्चन, इंद्रवती, प्राणहिता, साबरी किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा गया है कि ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदी हैं? इंद्रवती, प्राणहिता और साबरी। ये तीनों की तीनों गोदावरी नदी किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की सहायक है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह कहाँ जाके मिलती है, ये अपन इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आप बेल आइकॉन पे क्लिक करके देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया गया है? तो ये किया है सरोजनी नायडू ने। किसने किया है? सरोजनी नायडू जी द्वारा। इन्होंने क्या किया है? भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगर बात करें राष्ट्रीय गान की, किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। इसकी पूर्णावधि कितनी है, मतलब गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड लगते हैं, सबको पता है। ऐश्वर्या तेलांचल है। ऐश्वर्या तेलांचल भारत के किस राज्य में स्थित है? मतलब कहाँ से है ये आपसे पूछा गया है। तो ये है राजस्थान में। तेलांचल लिखा हुआ है, इसका मतलब आप तेलंगाना मत समझना। कहाँ पे है ये? राजस्थान से। पान सिंह तोमर फिल्म के लिए किसे बेहतरीन अभिनेता का पुरस्कार मिला? अभिनेता, अभिनेत्री कौन थी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पान सिंह तोमर एक मूवी थी जिसको किसने किया था? अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कौन है? इरफान खान। इरफान खान। इनका एक डायलॉग है जो सुर्खियों में रहा है, क्या बात है सर जी, क्या बात है। तो ये बात है। हुंगो सावेज किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं आपसे पूछा गया है। तो ये राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। कौन है? हुंगो सावेज। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जिनकी भी आर्मी की एग्जाम शुरू हो गई है उनके लिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाले एग्जाम, इनमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि शामिल कर रखे मैंने हर पेज में, जो पहले वाले पेपर में आ चुके हैं आर्मी के। किस शहर में मार्च 2013 में देश का प्रथम महिला द्वारा परिचालित पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई है? स्थापना कब होती है? मार्च 2013 में। कौन सा शहर है ये आपसे पूछा गया है। तो शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, कौन है? महिला स्टाफ है। और क्या करते हैं ये? तो पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं नई दिल्ली के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सब कर्मचारी महिला है, ना कोई पुरुष। पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रम में लिया गया सटीक समय क्या है? ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रमण करने के लिए लिया गया सटीक समय क्या है? तो वो है 365 दिन और 6 घंटे। क्या है? 365 दिन 6 घंटे। या इसके अलावा आपको ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 12 महीने और 6 घंटे। इन घंटों को मिनट में भी डिवाइड करके वो दे सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। डोंगरी राज्य की आम भाषा है। कौन से राज्य की आम भाषा है या आपसे पूछा गया है? तो ये जम्मू की है, जम्मू कश्मीर की। और डोगरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक समय पे राजा हुआ करते थे हरि सिंह डोगरा। कौन थे वो? हरि सिंह डोगरा। ये जम्मू कश्मीर के अंतिम रियासत के राजा थे। अंतिम राजा कहे जाएं तो ये थे हरि सिंह डोगरा। और डोगरा की वजह से ये भाषा है डोगरी भाषा। फिर
जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था। ये स्टोरी अपन जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी। इस वेद में तंत्र मंत्र एवं जादुई सम्मोहक से जुड़ा हुआ स्रोत सन्निहित है। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसके अंदर तंत्र मंत्र और जादुई शिक्षा, ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं। जो काला जादू वगैरह होता है ये किस में आता है, तो ये आता है अथर्ववेद में। ये अथर्ववेद के अंदर शामिल हैं। 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक और कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप कमेंट करके बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा ना कि आपने वीडियो पूरा देखा है। गो बैक टू द वेदास, ये किसके शब्द हैं, किसने कहा था ये गो बैक टू द वेदास, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। क्या कहा था इन्होंने, गो बैक टू द वेदास। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिख गुरु के सिर को कटवा दिया था। किसने कटवाया था, औरंगजेब ने कटवाया था। और 10 के 10 गुरु आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिखों के, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में सारे सिखों के बारे में बताऊंगी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और किस किस पंथ की उन्होंने स्थापना करी है। तो इस्लाम नहीं स्वीकार किया था इन्होंने और अपना सिर कटवा लिया था। कौन थे ये, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ये 90 गुरु थे, सिखों के 90 गुरु थे। और इनके बारे में काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि सिखों के 90 गुरु कौन है, और एक 6 नंबर पे जो गुरु आते हैं उनके बारे में भी बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने मरना स्वीकार किया परंतु इस्लाम कबूल नहीं किया। कौन थे वो, तेग बहादुर, ये 90 गुरु थे। पांडवों की पत्नी, नेक्स्ट क्या है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, पांचाली भी इसको कहते हैं, द्रौपदी भी कहते हैं, और पांचाल की नारी मतलब 5 लोगों की नारी कौन थी। अब वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता था, मतलब महाभारत काल में पांचाल जिस नाम से जाना जाता था वो अब पंजाब है। और पंजाब में क्या है, 5 नदियां। तो 5 नदियों का प्रदेश भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, पंजाब। और अगर आपसे पूछा जाए पांचाल किसका प्राचीन नाम था, तो वो था पंजाब का। आगे बढ़े, भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये किसकी थी, ये निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। दोनों में ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चुनाव आयोग आए तो भी आंसर यही होगा, निर्वाचन आयोग आए तो भी आंसर यही होगा। सिर्फ एग्जाम में आपको घुमाया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ और रॉन्ग आंसर लगा के आ जाओ। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो ये आता है महाराष्ट्र, मुंबई में। कहाँ है ये है महाराष्ट्र के अंदर। ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP लगा दीजिए इसको। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये आता है महाराष्ट्र के अंदर। भूदान आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी हैं। भूदान आंदोलन तो किसके द्वारा होता है, विनोबा भावे। और राजस्थान में भूदान किसने किया था, तो भामाशाह द्वारा किया गया था। भामाशाह किसको दान में दे दी थी इन्होंने सारी संपत्ति, तो महाराणा प्रताप को। युद्ध के लिए महाराणा प्रताप के पास में पूंजी कम थी तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। किसने, भामाशाह ने। और अभी योजना भी चलती है राजस्थान में, भामाशाह कार्ड वगैरह भी बने हुए हैं, जो कि अपन महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मैं सारी डिटेल इसके बारे में पढ़ा दूंगी। आगे बढ़े, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, नौटंकी लोक नृत्य है कहाँ का, यूपी का। उत्तर प्रदेश वाले नौटंकी बहुत करते हैं।
कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। अब नौटंकी में उपयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ये भी मैं इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, जो कि अभी मार्च में जो आपकी एग्जाम हुई थी आर्मी की उसमें आ चुका है। तो नौटंकी का कौन सा है? नगाड़ा। नगाड़े का उपयोग किया जाता है नौटंकी के दौरान। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे, किसके थे ये प्रतिपादक आपसे पूछा गया था। तो ये क्या करते हैं? तो ये करते हैं कथक। क्या करते हैं ये? तो ये करते हैं कथक। कौन है ये? गुरु गोपीनाथ। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कथकली के बारे में। तो कथकली कौन करता है? ये करते हैं बिरजू महाराज। कहां से आते हैं ये भी अपन देख चुके हैं। बिरजू महाराज आते हैं लखनऊ से। गुरु गोपीनाथ करते हैं कथक। कथकली कौन करता है? बिरजू महाराज। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, कथकली अलग है, कथक अलग है। एक और किसके बारे में पढ़ा था अपन ने? संगीतज्ञ। संगीतज्ञ कौन थी वो? सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी। इसके बारे में भी अपन देख चुके हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ये तमिलनाडु की है। आगे बढ़े। अब ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी स्रोत है, मतलब कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो भारत के बाहर से होता है। भारत के बाहर से होता है। और कहाँ से होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा मतलब पत्थर की मूर्ति, अगर उनकी पूजा की बात करें तो भी आती है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते थे। साथ ही अगर कोई पेड़ पूछा जाए तो आता है पीपल का वृक्ष। कौन सा? पीपल। पीपल का वृक्ष, इसकी पूजा भी ये लोग करते हैं। और ये फूल किस पर डिपेंड थे? तो ये कृषि पर डिपेंड थे। कौन? ये सिंधु सभ्यता वाले लोग। LBW शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किस खेल में होता है? तो ये क्रिकेट में। मैंने आपसे इससे पहले वाले पार्ट में कहा था कि जितने भी खेल से संबंधित शब्द हैं उनके 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि LBW शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक और नाम मात्र प्रमुख होता है। तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल किसका? वो सिर्फ राष्ट्रपति का। कहा जाए तो राष्ट्रपति शासक भी एक नाम मात्र का है। क्या? राष्ट्रपति। अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा अगर दोनों में पारित हो चुका है तो फिर राष्ट्रपति को अपने सिग्नेचर करने ही होते हैं। तो कहा जाए तो राष्ट्रपति भी एक नाम मात्र का शासक है। इसी राज्य में मंत्री को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है? मतलब अगर आप किसी राज्य में हो कोई मंत्री के पद पे तो राज्यपाल, अगर आपने राज्यपाल का विश्वास खो दिया है, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या कोई भी और मंत्री परिषद में गृह मंत्री हो, कुछ भी पदेन अधिकारी हो, अगर मंत्री में अगर आपने राज्यपाल का विश्वास खो दिया है तो आपको त्यागपत्र देना ही होता है। आप किसको दे सकते हैं त्यागपत्र? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति किसे देता है और प्रधानमंत्री किसे देता है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? कौन सिफारिश करता है संविधान सभा का गठन करने के लिए? तो कौन करता है? मंत्रिमंडल। कौन करता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की सिफारिश पे किसका गठन होता है? संविधान सभा का
गठन होता है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह किसने कहा था, आपसे पूछा गया है। तो यह कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक के द्वारा यह कहा गया कि जहां पे कानून ही नहीं है, जहां पे कोई कानून की व्यवस्था है ही नहीं, वहां व्यक्ति स्वतंत्र नहीं घूम सकता। तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये कहा था जॉन लॉक के द्वारा। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पे अत्याचार किया था इसने, ये तुगलक वंशज का था। तुगलक कौन था ये? तो ये तुगलक वंशज का था। तो कौन था ये? इसका नाम आपसे पूछा जाए तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। आपसे एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। सिर्फ तुगलक वंशज लिखा है तो भी आपको आंसर यही लगाना है। फिरोज शाह तुगलक लिखा है तो भी आंसर यही लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था तो वो था अकबर। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिख गुरु जिन्हें स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु कौन थे? तो वो थे हरगोविंद। हरगोविंद। इनके बारे में भी एग्जाम में काफी टाइम क्वेश्चन बन चुका है कि सच्चा बादशाह, इनकी पूजा होती है सच्चा बादशाह के नाम से। ये थे हरगोविंद सिख गुरु। और कौन से गुरु थे ये? तो 6 नंबर के 6वें गुरु थे। 6वें गुरु थे हरगोविंद सिंह। इनके बारे में काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि सच्चा बादशाह इन्होंने स्वयं को कह दिया था, हरगोविंद सिंह ने। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहां से लिया गया है ये? तो ये इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। संविधान में शामिल किया गया है एकल नागरिकता इंग्लैंड से। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ का संविधान लिखित नहीं है तो वो कहाँ का संविधान नहीं है? इंग्लैंड का। ये लिखित नहीं है। और लिखित एवं निर्मित, लचीला एवं कठोर, ये पूछा जाए तो ये भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। ये इंग्लैंड से है एकल नागरिकता। संविधान सभा का गठन किसने किया था और इसको बनने में टाइम कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को निर्माण होने में लगा गया समय क्या है? 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? ये प्रस्ताव किसने रखा आपसे पूछा गया है। तो ये प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि दल रहित, कि कोई दल ना बने, तो इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। डार्विन पिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन पिंचिंग, इसका शब्द, यह शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह होता है पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए, यानी कि पक्षियों का संरक्षण कहा जाए तो भी यही है। और अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण, ये किसके लिए है? ये पहले वाले पार्ट में मैं बता चुकी हूं। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने किसके लिए बताया था वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट देखे हैं तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। कास्ट शब्द लिया गया है। कास्ट शब्द कहां से लिया गया है? तो ये पुर्तगाली लैंग्वेज जो होती है, पुर्तगाल से लिया गया है कास्ट शब्द। कास्ट यानी जाति, पुर्तगाल से लिया गया है। अगर बात करें पुर्तगालियों की तो ये सबसे पहले कहां आते हैं भारत में? तो गोवा में आते हैं। और सबसे अंतिम में भी कहां से जाते हैं? वो भी गोवा से ही जाते हैं। कौन? पुर्तगाली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं?
या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक हैं जी.के. गोखले। कौन है इसके संस्थापक? जी.के. गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर इसकी जगह फ्रीडम लिखा हुआ आ जाए तो भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। महाबलीपुरम में 7 पैगोडा संरक्षित कला के साक्षी कौन है? इसके साक्षी कौन है? तो कौन थे? पल्लव वंश। ये पल्लवों के द्वारा संरक्षित किया गया है। अब बात करें पैगोडा, ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? कौन से मंदिर को कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया है। तो कहाँ पे है इसका मंदिर, ये भी आप मुझे बताएंगे। स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है, जीव नहीं है बल्कि मन है। ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? यहाँ से पूछा गया है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं वो भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि महात्मा गांधी द्वारा कहा गया शब्द क्या है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है बल्कि मन है। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। आगे बढ़े। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन भी महात्मा गांधी ने ही कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्या कहा है? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य है। किसने बताया? महात्मा गांधी ने। सुनील मित्तल प्रसिद्ध हैं। सुनील मित्तल किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपसे पूछा गया है। तो यह प्रसिद्ध है दूरसंचार के लिए, दूरसंचार उद्योग के लिए। किसके लिए है ये? दूरसंचार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सुनील मित्तल। जितने भी खेल हैं उनके खिलाड़ियों के नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिनको अभी हाल ही में ओलंपिक में कोई मेडल वगैरह मिला है, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना होती है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? इनके गुरु का नाम पूछा गया है, तो वो थे अरस्तु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु के शिष्य कौन थे, तो भी आपको आंसर क्या लगाना है? सिकंदर महान। और अगर सिकंदर महान के गुरु आपसे पूछा जाए तो भी आंसर अरस्तु रहेगा। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था, ये कहां पे था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा है? चन्हूदड़ो। क्या है ये? चन्हूदड़ो। यहाँ पे एक भी दुर्ग नहीं था, एक भी दुर्ग नहीं था। कहाँ पे? सिंधु नगर का एक स्थान था चन्हूदड़ो, जहाँ पे एक भी दुर्ग नहीं था। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अपन अगर यहाँ है तो अपन को कैसा दिखाई देगा? नीला। पर ये अंतरिक्ष में बैठने के बाद में इनको कैसा दिखाई देता है? तो इनको दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है? काला। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना कहां पे है ये? तो ये गुजरात की परियोजना है। जितनी भी परियोजना है बांध से संबंधित, आप भारत जी के चैनल में भारत जी के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी परियोजना कौन से राज्य में है। तो उकाई परियोजना कहाँ पे है? तो यह है गुजरात के अंदर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक कौन था? तो विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। तो कौन थे ये? तो ये थे हरगोविंद खुराना। कौन थे ये? हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है जीव विज्ञान के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को। एक और अपन ने पढ़ा था नोबेल पुरस्कार, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है। और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम प्राप्तकर्ता है नोबेल पुरस्कार, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इंडिका के लेखक हैं
तो इसके लेखक आपसे पूछा गया है। मैंने इससे पहले ही बताया है आपको कि जितने भी पुस्तक हैं उनके राइटर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाले भी एग्जाम में आते हैं। तो इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। इन्होंने क्या लिखा है? इंडिका इन्होंने लिखा है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ये आपसे पूछा गया है। कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक थे। किसके? कनिष्क के। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि रहा है, तो भक्ति कवि कौन था ये आपसे पूछा गया है। तो ये थे नामदेव। नामदेव की पूजा की जाती है। और कौन सी जाति इनकी पूजा करती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन है? नामदेव। और कौन सा संप्रदाय इनकी पूजा करता है? नामदेव की। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी आती है? वो है अरावली। प्रसिद्ध हाफिज, ये हाफिज नहीं हाफूज आम है, हाफूज। प्रसिद्ध हाफूज आम का मूल स्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ये रत्नागिरी। रत्नागिरी के हाफूज आम किस किस ने खाए हैं? मैंने भी खाए हैं, बहुत टेस्टी है। नहीं खाए हैं तो अब अगली बार जब आम का सीजन आए तो आप जरूर खा के देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। रत्नागिरी के हाफूज आम ये बहुत प्रसिद्ध आम हैं। कहाँ पे होते हैं ये? तो ये रत्नागिरी में होते हैं। देवनाम प्रियदर्शनी नाम था। देवनाम प्रियदर्शनी किसका नाम था? आपसे पूछा गया है। तो राजा अशोक। इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजा अशोक को। कौन से वंशज थे ये? तो मौर्य साम्राज्य के। मौर्य साम्राज्य के ये वंशज थे। मौर्य साम्राज्य के अशोक, राजा अशोक। भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर। रायसीना की पहाड़ी पर। कहाँ पे है ये? रायसीना की पहाड़ी। ये आती है नई दिल्ली में। कहाँ पे है ये? दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? रायसीना की पहाड़ी पर। भारत का सबसे कम उम्र का ग्रेड मास्टर कौन बना? ये ग्रेड मास्टर कौन बना है ये आपसे पूछा गया है। तो ये है पंडलिया हरि कृष्णा। ये भारत का सबसे कम उम्र का ग्रेड मास्टर बन चुका है, पंडलिया हरि कृष्णा। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन ने हाफ सेंचुरी तो कंप्लीट कर ली है। आगे बढ़े, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे? मतलब इनके शासनकाल में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा आई थी। तो कौन थे वो? तो ये थे यूनानी, भारतीय यूनानी। इन्होंने क्या किया? सिक्के चलाए। कौन से? सोने के। स्वर्ण मुद्रा इन्होंने चलाई थी भारत में भारतीय यूनानियों द्वारा। बार्डुंग सम्मेलन की इस आंदोलन से संबंधित है। बार्डुंग सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुट निरपेक्ष से संबंधित है बार्डुंग सम्मेलन। वह वंशज के शासक ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ करी थी। तो किसके द्वारा की गई थी यह प्रथा? तो ये थे सातवाहक वंशज द्वारा क्या किया गया था? ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षु
इनको कर मुक्त कर दिया था, मतलब इनके लिए कोई टैक्स वगैरह नहीं था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ब्राह्मणों पर कर किसने लगाया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला शासक कौन था। यहाँ पे ये लिखा गया है कि ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं दोनों को क्या किया था? कर मुक्त कर दिया था और उनके लिए ग्राम की भी व्यवस्था की गई थी। तो सातवाहक द्वारा किया गया था। आगे बढ़े। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस भारतीय महिला ने किया था? गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया था सरोजिनी नायडू द्वारा। सरोजिनी नायडू द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। भारत की ओर से किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक है। मैं आपसे बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आप इनको अच्छे से याद करें कि जितनी भी पुस्तक हैं उनके राइटर कौन हैं। ये वाले काफी टाइम एग्जाम में आ चुके हैं और अभी तक मैं 20 से 25 समथिंग इतने बता चुकी हूँ लेखक कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। आगे बढ़े। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसका आविष्कार किसने किया गया? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आविष्कार कौन करते हैं? T.H. महिमाह। किसने किया था? T.H. महिमाह द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नगर जिसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये कौन है? नगर जिसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं, तो ये गुजरात में आता है। और कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अपने प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की नेपा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री कहाँ पे है? नेपा नगर। नेपा नगर के अंदर आती है नेपा न्यूज प्रिंट। कहाँ पे है ये? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत का सर्वोत्तम प्राकृतिक पतन कौन सा है? पतन पूछे या फिर बंदरगाह पूछे, एक ही बात है। तो कौन सा आता है? वो है कोच्चि। कोचीन। कौन सा है? कोचीन। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो कौन सी पहाड़ियों में होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। पश्मीना नामक की ऊन से प्राप्त की जाती है, तो किससे मिलती है? तो भेड़ से। सामान्यतः सभी को पता है कि भेड़ के द्वारा ऊन की प्राप्ति की जाती है। तो पश्मीना नामक, ये एक पश्मीना नाम है ऊन की क्वालिटी का। तो कहां से मिलती है? भेड़ से। पश्मीना नामक ऊन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये आपसे पूछा गया है। तो किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। अगर बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की, तो कब किया गया था? 1949 में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान कब मिला? यह आपसे पूछा गया कि इनको सम्मान कब दिया गया था? तो इनको सम्मान दिया था 1997 को। 1997 को इनको प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इनको और क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो ये भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने।
इनका लक्ष्य था कि हर आंख से हर आंसू को पोंछ दिया जाए। भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंगानुपात है? तो कौन से राज्य का है? तो यह है केरल का। केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात का अर्थ है कि वहां पे महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है। तो कहाँ का अधिक है? केरल का। अगर बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता में भी सबसे प्रथम नंबर पर कौन है? तो वो है केरल। यहाँ की कितने प्रतिशत साक्षरता है, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़े। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार के इस विधेयक द्वारा किया जाता है। तो किस विधेयक के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन करता है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक प्रस्ताव रखता है सरकार के सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है ये संसदीय क्षेत्र निर्वाचन? तो दिल्ली का है ये। और कौन सा है? चांदनी चौक। गाना सुना होगा ना इसके ऊपर, चांदनी चौक का है लड़का लगाए चौके पे चौका। कहाँ का है ये? तो चांदनी चौक में सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। कहाँ का? दिल्ली का। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और इसी के पास में कौन सा स्थान आता है जो प्रसिद्ध है? इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सी गुफा यहाँ पे है, कौन सी झील यहाँ पे है। ये दोनों ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस सुरंग के पास में। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? यह है लक्षद्वीप। कौन सा है ये? यह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है तेल भागा कृषक आंदोलन हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। कहाँ पे होता है ये? तो ये होता है बंगाल के अंदर। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन है? यह आपसे पूछा गया है। तो कौन है ये? तो ये आते हैं जनरल KM करियप्पा। कौन थे ये? तो ये थे भारत के पहले कमांडर इन चीफ KF करियप्पा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन थे ये? तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो यह है एक अपरूप, कार्बन अपरूप है ये। अपरूप क्या है? हीरा और ग्रेफाइट। किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया था? किसको काट दो और जला दो? तो कौन सी कृषि के लिए? तो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। क्या नाम दिया था इसको? काटो और जलाओ के दिया गया था स्थानांतरित कृषि को। इससे पहले अपन ने पढ़ा था जूम क्या है? तो वो भी एक प्रकार की खेती है या कृषि है। एशिया में वनमूलन का मुख्य कारण कौन सा है? वनमूलन होता है तो किसके कारण होता है? तो होता है अत्यधिक मृदा अपरदन। किसके कारण होता है? अत्यधिक मृदा अपरदन के कारण क्या होता है? वनमूलन होता है। मतलब जहाँ पे आप पेड़ लगा ही नहीं रहो, इससे भी ज़्यादा अगर आप पेड़ की कटाई कर रहे हो तो फिर मिट्टी का रुकना संभव नहीं हो सकता। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें अधिकतर मृदा अपरदन होता है। तो कौन सी नदी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय नियोजक सर्वप्रथम अपनाया गया।
तो कहाँ पे अपनाया गया ये आपसे पूछा गया है, तो सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ इसके द्वारा अपनाया गया है। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, तो कौन करता है? भारत सरकार जारी करती है। रुपयों की बात करें, भारतीय रुपया नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। अगर छोटे सिक्के और छोटे नोट की बात करें तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, और इन पे वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। वित्त मंत्रालय, क्लियर है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा गया है, तो कौन सा है ये? तो ये है शुक्र, ये सबसे गर्म ग्रह है। थॉमस कप खेल से संबंधित है। थॉमस कप, तो ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से। थॉमस कप इसमें दिया जाता है, तो बैडमिंटन में दिया जाता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः करता है, तो कौन से देश में करता है ये आपसे पूछा गया है, तो कहाँ होता है? ये होता है जापान के अंदर। जापान के अंदर निर्यात करता है, यानी कि लौह अयस्क भेजता है। कहाँ पे? जापान में। आयात सबसे ज्यादा किसका करता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आयात यानी मंगवाना, किसी भी चीज की खरीदी करना। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो कितनी है? 12, और जब इसका निर्माण हुआ तो तब कितनी थी? 8 अनुसूची। अभी कितनी है? 12। अनुच्छेद कितने हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो यह है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ये इसका अंग है। किसका? ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति का अंग है। 44 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और चीन, ये दोनों देशों के मध्य सीमा व्यापार, जिससे इस स्थल से फिर से शुरू कर दिया गया है, उस स्थल का नाम आपसे पूछा गया है, और अभी इन दोनों का व्यापार फिर से शुरू हो गया है, तो कौन सा है? नाथुला। नाथुला, एक नाथुला दर्रा भी है। ये दर्रे जितने भी पढ़ेंगे उसमें सारी डिटेल इसकी आ जाएगी। कहाँ से शुरुआत करी है? तो नाथुला से इन्होंने फिर से शुरुआत कर दी है। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइटर भी कौन है? तो राइटर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO। बात करें इसकी स्थापना तो कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना की जाती है। आपसे पूछा गया है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। किसका? WHO का। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो किसके आधार पर दिया जाता है आपसे पूछा गया है। तो किस आधार पर? तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर राज्यों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो ये कौन कर सकता है? तो ये सिर्फ भारत के राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ये उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सारे न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास में है? तो वो सिर्फ राष्ट्रपति जी के साथ में। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कहाँ पे किया गया था? तो नर्मदा नदी। और ये कहाँ पे है सरदार सरोवर बांध? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पाली मेला परियोजना किस राज्य में है? यह आपसे पूछा गया है। तो ये किस राज्य में आता है? तो ये आता है उड़ीसा में। कहाँ है ये? उड़ीसा में। और यहाँ पे एक कौन सा अनुसंधान केंद्र है, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
पाली मेला परियोजना कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। इस कारण से गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। किस वजह से? तो शुष्क क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा है। शुष्क क्षेत्र की वजह से यहाँ पे क्या होता है? नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। आगे बढ़े। भारत में नहर सिंचाई पद्धति का सबसे अधिक प्रचलित है। तो सबसे अधिक नहर कहाँ पे है? ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ आती है? नौटंकी के शहर में। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों का देश कौन सा है, तो वो कौन सा है? लुच्चा पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। लुच्चा पाकिस्तान क्या है? नहरों का देश। ये पाकिस्तान क्या है? नहरों का देश। नहरें कितनी है वो तो पता नहीं, पर नहरों का देश इसे कहा जाता है। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो किसके लिए इन्होंने यह आंदोलन कर दिया था? तो यह है ब्रिटिश मिल। ब्रिटिश मिल के मालिक, ब्रिटिश मिल के मालिक और सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, इनके लिए क्या किया था गांधी जी ने? तो ये आंदोलन चला दिया था इन्होंने। कौन सा? अहमदाबाद सत्याग्रह। तो ब्रिटिश मिल के मालिक के लिए और सरकारी कर्मचारी जो ब्रिटिश शासन के अंदर काम करते थे उनके लिए। छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसकी है? मतलब इन्होंने कहा था कि अपना लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए बल्कि बड़ा होना चाहिए। तो किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इनके द्वारा कहा गया शब्द था कि किसी भी व्यक्ति का अगर लक्ष्य हो तो वो बड़ा होना चाहिए, न कि छोटा। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। खेल जिसमें खिलाड़ियों का प्यूजिस्ट कहा जाता है। कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? प्यूजिस्ट कहा जाता है। तो कौन है? वो है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी। और मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इनको कौन सा अभी हाल ही में मेडल मिला है, पुरस्कार मिला है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुक्केबाजी कौन करती है। खेल जिसमें खिलाड़ियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है, तो कहा जाता है मुक्केबाजियों को। पोलियो के टीके का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था? ये किया था जोनास साल्क। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके का अन्वेषण किया गया था। पोलियो का टीके का अनावरण किसने किया था? तो जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। आगे बढ़े। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र है। तो चलचित्र पूछा गया है, तो ये कौन सा है? तो ये था आन। कौन सा था? आन। ये रंगीन चलचित्र है। ब्लैक एंड व्हाइट पहली मूवी कौन थी भारत की? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुक फिल्म कौन सी थी? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो कहाँ होती है? अहमदनगर में। अहमदनगर में। कहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की अहमदनगर के अंदर। यूरोपीय संघ की मान्य मुद्रा कौन सी है? आसान है, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। यूरोपीय का यूरो निकाल लो बस। यूरो। यूरो इसकी मुद्रा है यूरोपीय संघ की। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो किस पे आधारित है? तो यह है शक संवत पर। शक संवत पर। शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, या भोर का तारा किसको कहा जाता है? भोर का तारा, ये भी पूछा जाए तो एक ही बात है। सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाए तो एक ही बात है। तो कौन सा है? शुक्र। कौन सा है ये? शुक्र। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं 13वें पार्ट में। थैंक यू।